नमस्कार साथियों, फिर से आपका एक बार स्वागत है राजीव गांधी विचार विकास मंच सोशल मीडिया चैनल पर। और आज हमारे साथ में आए हुए हैं माननीय राजीव जी चौथमल, जो राजीव गांधी विचार विकास मंच के महासचिव तथा महाराष्ट्र प्रभारी। आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद। जय भीम। राजीव जी, हाँ बोलिए। जैसे हमें पता है कि भाई आपके यहाँ पर जो हुआ है, आपने भारत जोड़ो यात्रा किताब लिखी है। हाँ हाँ। तो उस किताब पे के लिए आपको प्रेरणा कहाँ से मिली? और हमारा ये सवाल है कि राहुल गांधी क्यों, हाँ हाँ, है ना? तो इसके बारे में हम आपसे पूछना चाहेंगे। देखिए मनोज जी, कैसा हो गया, भारत जोड़ो यात्रा पर किताब लिखना और उसकी प्रेरणा मिलना और उसका विषय राहुल गांधी क्यों, ये आपके प्रश्न है। एक्चुअल प्रेरणा जो मिली है वो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं राइटर बनूंगा या किताब लिखूंगा या कोई लेख लिखूंगा। हाँ, फेसबुक पर व्हाट्सएप पर थोड़े बहुत लेख आर्टिकल आते हैं, पेपर में आते ही रहते थे। लेकिन प्रेरणा का स्रोत कैसा था कि इस देश में जो यात्राएं हुई है बहुत ही कम हुई है। मेरे ख्याल से सबसे पहली यात्रा जो थी वो महात्मा गांधी जी ने निकाली थी, साबरमती या सॉरी दांडी यात्रा, साबरमती से अहमदाबाद, ये इस क्षेत्र में जो 32 दिन शायद चली हो, 350 किलोमीटर की। उस दांडी यात्रा ने जो उसका जिसका विषय था नमक तोड़ो कानून का था, वो दांडी यात्रा ने महात्मा गांधी को पूरे देश में फेमस कर दिया, प्रसिद्ध कर दिया। ऐसी क्या यात्रा की वो खासियत थी। दरअसल उस समय में जो नमक जो था, और हमारे भारतीय रसोई घरों में नमक का सबसे ज़्यादा महत्व है। नमक ना हो तो भी प्रॉब्लम, नमक ज़्यादा हो तो भी प्रॉब्लम। और अंग्रेजों ने भारतीयों की ये कमजोरी पकड़ लिया था, तो उन्होंने नमक पर एक टैक्स लगा दिया, कर लगा दिया, जो बहुत ज़्यादा था। और महात्मा गांधी ने यही कहा कि वो नमक तो समुद्र से मिलता है, प्रकृति देती है, और जो प्रकृति अगर कोई चीज़ें देती है तो उस पर टैक्स नहीं लगना चाहिए। और वो नमक हमारी अस्मिता से जुड़ा हुआ प्रश्न उन्होंने समझा, महात्मा जी ने स्वाभिमान का प्रश्न ऐसा उन्होंने कहकर वो नमक का कानून तोड़ने के लिए या उसे निरस्त करने के लिए उन्होंने साबरमती से दांडी यात्रा शुरू कर दी। वो थी पहली यात्रा जो बहुत सक्सेस हुई। उसके बाद फिर नमक कानून हट गया था। उसके बाद में बहुत सारे लोगों ने, 2-3 लोगों ने यात्राएं की है। एक राजीव गांधी जी की भी यात्रा फेमस है, सद्भावना यात्रा के रूप में, जो बाद में फिर सुनील दत्त ने भी मुंबई से यात्रा शुरू किया था, सद्भावना यात्रा के रूप में, जिसकी न्यू राजीव गांधी जी ने रखी थी। लेकिन एक यात्रा और दूसरी फेमस है, चंद्रशेखर जो पूर्व प्रधानमंत्री थे, बलिया से जो सांसद थे, वो प्रधानमंत्री भी बने देश के, उन्होंने एक यात्रा निकाली थी, स्वच्छ जल के लिए निकाली थी, पूरे देश में, यानी दक्षिण से उत्तर तक उन्होंने निकाली। तो वो यात्रा भी बहुत फेमस थी, जिसकी वजह से प्रधानमंत्री भी बने। युवा तुर्क जिसे कहते हैं ना, वो चंद्रशेखर जी थे। इसके बाद में एक यात्रा और प्रसिद्ध हुई, उस यात्रा को यात्रा न कहते हुए रक्त रंजित यात्रा कही जा सकती है, जो लाल कृष्ण आडवाणी ने निकाली, रथ यात्रा अयोध्या के लिए, जो सोमनाथ से अयोध्या तक थी। जहां जहां से वो यात्रा गुजरी, जहां जहां से उनका रथ गुजरा, वो उसके पीछे खून के रक्त के धब्बे पड़े मिलेंगे आज भी, अगर आप देखेंगे। इतनी रक्त रंजित आंदोलन हुए उस यात्रा के रूप में। तो वो यात्रा बहुत कुख्यात है। हालांकि उस यात्रा की वजह से ही बीजेपी आज सत्ता में भी है। अयोध्या ही मुद्दा था, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी का जो असर हुआ है आप देख रहे हो। उम्र के उस पड़ाव में मार्गदर्शन मंडल में बैठे हैं, किसी शपथ विधि में मत जाओ, कहीं इधर मत आओ उधर मत जाओ, बस यही है अभी बीजेपी में। लेकिन ये यात्राएं कुछ गाड़ियों पर थी, कुछ पैदल थी, कुछ थी। दरअसल परिस्थिति क्या है, परिस्थिति ऐसी आएगी 2014 में जो बीजेपी सरकार आई, जो बीजेपी सरकार की हुकूमतशाही, तानाशाही या हिटलरशाही,
उसकी वजह से देश में त्राहिमाम बच गया। महंगाई, बेरोजगारी ये तो बड़ी है, लेकिन जो रोजगार देते थे, जो उद्योग धंधे थे, छोटे मध्यम लघु उद्योग जो थे, वो उद्योग धंधों को इन्होंने पूरी तरह बर्बाद कर दिया। जो सार्वजनिक उपक्रम की संस्थाएं थी वो प्राइवेट में दे दिया, बेच दिया, बाकायदा लीज पर दे दिया समझो। इसकी वजह से 140 करोड़ देश की जनता, जिसमें 80% गरीब जनता है, 60% बिलो यानी पावर्टी में आते हैं, दरिद्र रेशे के नीचे आते हैं, ये टोटली बेरोजगार। उसके बाद में आपने रुपए का अवलंबन कर दिया, मोनेटाइजेशन कर दिया। मैंने कहने का मतलब यह है कि नरेंद्र मोदी ने हर वो चीज किया जो हमने हिटलर के बारे में सुना था, हर वो चीज किया जो हिटलर के बारे में सुना था। सिर्फ नरेंद्र मोदी ने इतना नहीं किया है कि जैसे हिटलर ने 1 लाख लोगों को चैम्बर में गैस में जहरीली गैस में डाल के मरवा दिया था। नरेंद्र मोदी ने सिर्फ इतना ही नहीं किया, लेकिन उससे भी बड़ा गुनाह है कि लोगों को भूखे मरने पर छोड़ दिया गया। कोरोना काल आपने देखा है, ठीक है ना? हाँ, तो ये जो चीजें थी, योगेंद्र यादव जो आम आदमी पार्टी में अरविंद केजरीवाल के सहयोगी थे, उन्होंने आम आदमी पार्टी छोड़ दिया, नहीं पटे उसके तत्व। उन्होंने अपनी खुद की पार्टी निकाला, स्वराज्य पक्ष, लेकिन वो राजनीतिक पार्टी का सोशलिस्ट पार्टी ज्यादा थी। तो उन्होंने पूरे देश के एक्टिविस्ट जो सामाजिक कार्यकर्ता थे, उनके संगठन थे, उनकी एक मीटिंग अरेंज किया। उस मीटिंग में 2 दिन तक चर्चा चली, 2 दिन तक चर्चा चली कि क्या किया जाए, हालिया परिस्थिति जो है देश की। तो उन्होंने कुछ विचार किया, विचार करने के बाद उन्होंने दूसरे दिन शाम को 3 या 4 बजे के लगभग राहुल गांधी जी को फोन किया कि हमारी ऐसे मीटिंग शुरू है, वो मीटिंग में आप आ सकते हैं क्या? तो राहुल जी आ गए, और राहुल गांधी जैसे ही वहां पहुंचे, उन्हें बताया कि हमारा प्लान क्या है। तो जो प्लान था, राहुल गांधी ने कहा, 1 सेकंड भी नहीं लगा, हाँ मैं तैयार। और वो प्लान था दक्षिण से उत्तर तक एक यात्रा करना, पैदल यात्रा करना। आप कर सकेंगे? राहुल जी ने बिल्कुल हाँ मैं कर लूंगा। और वो दिन न्यू पड़ी, उस दिन न्यू पड़ी है भारत जोड़ो यात्रा की। तारीख मुकर्रर कर दिया 7 सितंबर 2022। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से निकलेंगे, ये फिक्स हो गया। उसका बाकायदा विज्ञापन भी हुआ, एड भी आए, प्रचार भी किया। वो विज्ञापन, एड और प्रचार देखकर मैंने देखा यूट्यूब पर, टीवी पर, फेसबुक पर, भाई ये क्या चीज है, राहुल गांधी क्यों कर रहे हैं, राहुल गांधी क्यों पैदल चलेंगे। उस समय तक मुझे योगेंद्र यादव और एक्टिविस्ट के पता नहीं था, बाद में पता चला। तो राहुल गांधी जी क्यों पैदल चल रहे, और राहुल गांधी में ऐसा क्या है जो सामाजिक एक्टिविस्ट की, पूरे देश की जो बड़े बड़े लोग है, कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उन्होंने राहुल गांधी को क्यों चुना। तो राहुल गांधी को मैंने यूट्यूब पर तलाशना शुरू कर दिया कि राहुल गांधी एक्चुअल है क्या, राहुल गांधी क्या चीज है। राहुल गांधी 2004 से सांसद है, ये मुझे पता है। राहुल गांधी बहुत एग्रेसिव है, वो भी मुझे पता है। राहुल गांधी ऐसे व्यक्ति है जो अपने प्रधानमंत्री का ही बिल फाड़ने वाले व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं। सच बोलने से डरते नहीं, गरीबों की कोई भी काम हो वहां जाने से डरते नहीं। ये तो सुना है, देखा भी है, लेकिन उनकी बुद्धिमत्ता क्या है, उनकी हैसियत क्या है, कैपेसिटी क्या है, वो जानने के लिए जब मैंने यूट्यूब पर सर्च किया, एक्चुअल हकीकत है, यूट्यूब पर सर्च करने के बाद जब मैंने देखा कि कोई बड़ा ऑडिटोरियम है, कोई स्टेडियम है, वो ऑडिटोरियम में 2000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। उस ऑडिटोरियम में अगर 2000 लोग जो अर्थशास्त्री होंगे, देश के जाने माने अर्थशास्त्री होंगे, वहां सेमिनार होता है, वहां राहुल गांधी को संबोधन के लिए बुलाते होंगे, तो राहुल गांधी कितना बुद्धिमान होगा वो मैं सोचने पड़ेगा। वो भारत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ये विदेशों की बात कर रहा हूँ। बेल्जियम, ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड, बहुत सारे देश, वहाँ साइंटिस्ट के अगर कोई सेमिनार होता है या कोई चर्चा होती है, वहाँ राहुल गांधी को इनवाइट किया जाता है। वो साइंटिस्ट लोगों को संबोधन करना अपने आप में बड़ी बात है। कोई लेक्चर ऐसे बड़े बड़े जो अध्यापक प्राध्यापक होते हैं,
उनका सेमिनार होता है, वहां राहुल गांधी को बुलाते हैं संबोधन करने के लिए। वो बहुत बड़ी बात है। यानी ऐसे जाने माने लोगों का संगठन अगर राहुल गांधी को बुलाता तो ये व्यक्ति वाकई में बुद्धिमान होगा, इस व्यक्ति में कुछ कैपेसिटी होगी, इसलिए तो बुलाते होंगे। ऐसा जब मैंने देखा तो सर्च करते समय उसके ऐसे बहुत सारे ढेरों वीडियो सामने आए, तो मैं बन गया फिर राहुल गांधी का फैन। अब मैंने सोचा कि अब क्या किया जाए, और उस समय तक मेरी पहली बुक आ चुकी थी मार्केट में, बीएफसी पब्लिकेशन लखनऊ से प्रकाशित होती है, द ट्रूथ ऑफ रिलेशनशिप करके। तो वो किताब मैंने इंग्लिश में लिखी थी एक्चुअल। तो मैंने कहा राहुल गांधी पर कुछ लिखा जाए। किताब लिखने का मुझे आइडिया नहीं था, यानी लिखने वाला नहीं था, लेकिन कुछ लिखा जाए। तो फेसबुक व्हाट्सएप पर जैसे तो मैंने आर्टिकल लिखना चालू किया। तो जिस दिन 7 सितंबर 2022 को उनकी यात्रा शुरू हुई थी, उसी दिन मेरा पहला शब्द लिखा था, राहुल गांधी का आगाज करके। वो राहुल गांधी का आगाज करके, तो वो जो लेख लिखा मैंने 7 सितंबर को, जैसे उनकी यात्रा शुरू हो गई, स्टालिन ने जैसे तिरंगा झंडा राहुल जी के हाथ में दिया, वैसे मेरा शब्द भी चालू हुआ। वो राहुल गांधी का आगाज करके जब फेसबुक पर मैंने अपलोड किया, तो बहुत सारे लाइक्स कमेंट्स वगैरह आए। तो फिर मैंने सोचा भी आगे भी लिखेंगे, जहाँ जहाँ राहुल गांधी जाएंगे हम थोड़ा थोड़ा लेख लिखते जाऊंगा। तो जैसे जैसे राहुल गांधी दिन प्रतिदिन आगे बढ़ते बढ़ते गए, वो लेख मैं लिखते गया। लेकिन फिर बाद में जब मैंने सोचा ये तो बुक बन सकती है या अच्छा हो सकता है, तो वो लेख के साथ में एक्स्ट्रा फिर माहिती लेकर, जानकारी लेकर, कुछ प्रसंग लेकर, कुछ इतिहास में जाकर, ऐसे करते करते वो लिखने की प्रेरणा मुझे। लेकिन फिर मैंने सोचा राहुल गांधी पर लिखने के लिए मुझे सच लिखना पड़ेगा, झूठ नहीं चलेगा उसमें। तो मैंने देश के बड़े बड़े लेखकों के आर्टिकल देखे, बड़े बड़े लेखकों के पत्रकारों के आर्टिकल, इंटरव्यूज देखे। उसके बाद में फिर बहुत सारी किताबें भी पढ़ी। मैंने कहा राहुल गांधी से रिलेटेड अगर कोई सही प्रसंग अगर बताया जाए, तो फिर मैंने बाबा साहब अम्बेडकर का भी साहित्य पढ़ना शुरू किया। तो उसमें मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के खंड पढ़ने का मौका मिला। अगर राहुल गांधी की सच्चाई को अगर देश के सामने लाना है, तो उसको रिलेटेड जो सच्चे प्रसंग होंगे या रेफरेंस होंगे, वो बाबा साहब अम्बेडकर के अलावा और कोई नहीं दे सकता, ऐसा मुझे समझ में आता। तो ऐसी वो प्रेरणा मिली मुझे, उसकी वजह से मुझे बाबा साहब भी पढ़ने को मिले, और इस प्रेरणा की वजह से मैं किताब बन गई 2022 से लेकर 2023 जनवरी 30 जनवरी तक, भारत जोड़ो यात्रा, उम्मीदों की बौछार शुभेच्छाओं का दौर, उसका टाइटल था, जो बीएफसी पब्लिकेशन लखनऊ से प्रकाशित हुई है, अमेजॉन फ्लिपकार्ट पर उसकी बिक्री की। तो ये जो यात्रा शुरू हुई थी, हाँ हाँ, इसका परिणाम तो हमने देखा है। देखा है। तो ऐसे कुछ प्रसंग होंगे कि जिस प्रसंगों में आपने राहुल गांधी को काफी नजदीक से देखा है, हाँ हाँ और कुछ प्रसंग ऐसे भी आए होंगे हाँ जिसमें उन्हें भी कुछ कठिनाई हाँ और हाँ समस्या हाँ गई होगी, जी हाँ क्योंकि जी। इतने दूर पैदल यात्रा करना कोई बच्चों का खेल नहीं। हम्म, तो ऐसे कुछ पल हो गए, ऐसे कुछ प्रसंग जी होंगे जी जो जी, आप हमसे कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ राहुल गांधी की कठिनाई के बारे में तो राहुल गांधी खुद बोल चुके हैं। दरअसल 6-7 दिन वो पैदल चले, रोज 30 से 35 किलोमीटर चलते थे, और 15 किलोमीटर फिर वो वहाँ उस एरिया के लोगों से मिलने के लिए वो भी पैदल ही जाते थे। तो डेली 50 किलोमीटर का उनका प्रवास होता था। तो 6-7 दिन के बाद क्या हुआ, उनके घुटनों में दर्द होना शुरू कर दिया, और इतना दर्द शुरू हुआ कि वो उनके आंसू निकल जाते थे। राहुल जी ने खुद बताया, एक्चुअल में उस समय में वहां नहीं था, तमिलनाडु साइड में। जब वो केरल पहुंचे थे, केरल की बात है, तो उन्होंने सोचा कि मैं यात्रा बंद कर दूं। तो उनसे एक लड़की मिलने आई। लड़की ने कहा कि भाई राहुल जी, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपका ये काम हमारे भविष्य को बनाने वाला काम है, तो आपने कभी रुकना नहीं। तो राहुल जी को वो बात क्लिक कर गई, यानी दिल पर बैठ गई। तो उन्होंने दर्द को भूल गए, घुटनों के दर्द को भूल गए, और उन्होंने वो 4000 किलोमीटर की यात्रा पैदल ही की। कोई गाड़ी पर नहीं चले, कहीं भी नहीं, चाहे भी बरसात आए, गर्मी आए, बर्फबारी हुई। कश्मीर में 30 जनवरी को जब वो पहुंचे कश्मीर में, तो पहाड़ जो भूस्खलन होता है वो भी हुआ, लेकिन वो डरे नहीं। तो वो छोटी बच्ची का वो संबोधन था, जो राहुल गांधी रुके और अपने दर्द को भूले। दूसरा एक प्रसंग ऐसा था, जब वो कर्नाटक गए थे,
कर्नाटक में रास्ते पर चलते समय में एक बूढ़ी औरत थी, नाम पता नहीं है मुझे। वो बूढ़ी औरत वो रोड किनारे खड़े होकर खीरे दिखा रहे थे। खीरे मतलब ककड़ी। वो खीरे दिखा रहे थे, दो ही खीरे थे उसके हाथ में। वो राहुल गांधी को बार बार दिखा रही थी। तो राहुल गांधी का ध्यान गया कि भाई क्या बात है, खीरे क्यों दिखा रही है बूढ़ी अम्मा। तो उनके साथ में चल रहे इमरान प्रतापगढ़ी को राहुल जी ने कहा कि आप जाकर देखो, उनको बुलाओ, क्या बात है। इमरान प्रतापगढ़ी गए और बूढ़ी अम्मा को लेकर आए। थोड़े बुजुर्ग गए वो, बुढ़ी 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 अम्मा थे। तो पूछा कि भाई क्या हुआ, आप खीरे क्यों दिखा रहे हैं। तो वो बुढ़े अम्मा ने कहा कि भाई बेटा, ये खीरे उस खेत के है जो तुम्हारी दादी की वजह से हमें 2 एकड़ खेत मिला था। कुल जमा पूंजी के नाम पर वो 2 एकड़ खेती है हमारे पास, और उसी खेत से वो खीरे मैंने उगाए हैं, और ये खीरे मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। तो आप मुझे ये खीरे क्यों देना चाहते हो? क्योंकि तुम्हारी दादी ने जो एहसान किया था, जो कर्ज दिया था खेत के रूप में, उस कर्ज का मैं भुगतान नहीं कर सकती। तो ये 2 खीरे ले लो, कर्ज अभी आपके पास आपका वापस लौट चुका है, और वो मुझे अभी मुक्त कर दो उस कर्ज से। तो ये बहुत भावुक प्रसंग है। मेरी आंखों में अभी भी आंसू आते हैं जब मैं देखता हूँ या सुनता हूँ या बताता हूँ। तो उस समय में उस परिसर में जितने भी लोग थे, लगभग सभी की आंखों में आंसू आ गए। दरअसल क्या हो गया, वो जो खेत था, वो इंदिरा गांधी की वजह से, वो जो कानून बना था सीलिंग का, हजारों दलित परिवारों को, हजारों गरीब लोगों को इंदिरा गांधी की सीलिंग एक्ट की वजह से 2-2 एकड़ 3-3 एकड़ खेत मिले। उन्हीं खेतों पर खेती बाड़ी करके आज उनकी 3-3 4-4 पीढ़ियां बनी है, पल रही है अभी भी, और बहुत सारे सर्विस पर लगे हैं। लेकिन इंदिरा गांधी को बदनाम करने वाले भी यही लोग हैं जिनके पास वो खेत है। तो ये 2 प्रसंग हो गए। तीसरा प्रसंग मैं आपको बताता हूँ। जब राहुल गांधी दिल्ली पार पहुंच गए भारत जोड़ो यात्रा लेकर, और कश्मीर जहाँ से शुरुआत होती है, मतलब वो कश्मीर का निचला भाग, वहां जब पहुंचे तो वहाँ प्रियंका गांधी भी हाजिर थी उस समय में। राहुल गांधी की दाढ़ी वगैरह बहुत पहुंच चुकी थी। वहां पर आए फारूक अब्दुल्ला, और फारूक अब्दुल्ला वो व्यक्ति है जो जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी के समकक्ष थे। और उनके पिताजी जो थे शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला के पिताजी शेख अब्दुल्ला, शेर कश्मीर जिसे कहते हैं, वो जवाहरलाल नेहरू जी के मित्र, यानी उनका पुराना नाता है, घर घर परिवार के जैसे। वो फारूक अब्दुल्ला आज 80 वर्ष की उम्र में राहुल गांधी से मिलने हैं, और वहां उन्होंने जो नारे लगाए, जिंदाबाद जिंदाबाद राहुल गांधी जिंदाबाद, ओवरऑल वहां पर भारतीय लोकतंत्र का सबसे बड़ा सितारा उदय हुआ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि फारूक अब्दुल्ला अगर राहुल गांधी जिंदाबाद के नारे लगाता है वहां पर भारत जोड़ो यात्रा के वो निचले नीचे वाली जगह पर कश्मीर के, वो सबसे बड़ा कारण है। भारत की राजनीति चेंज होने वाली है उस दिन से। वो शब्द आज भी गूंजते हैं। अगर आप वीडियो देखेंगे, आप देखिए, राहुल गांधी फारूक अब्दुल्ला की जब मुलाकात होती है, गले लगाते हैं प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को, और फारूक अब्दुल्ला जो नारे लगाते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद भारत माता जिंदाबाद 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 राहुल गांधी जिंदाबाद। तो उस दिन मुझे लगा है कि भारतीय लोकतंत्र में, भारतीय राजनीति में, भारतीय जो आने वाली पीढ़ी है, उसका उगम उस दिन हुआ। तो ये तीसरा जो प्रसंग है ना, बहुत बड़ा प्रसंग है। हालांकि तीनों ही प्रसंग बहुत हृदय स्पर्श है, मर्म स्पर्श जिसे कहेंगे, जो भावुक करने वाले पल होते हैं, वो तीनों ही प्रसंग है। लेकिन इन तीनों ही प्रसंगों की आप तुलना भी नहीं कर सकते। वो छोटी लड़की का प्रेरणा देने वाला प्रसंग हो कि आपको रुकना नहीं है, हमारे भविष्य के लिए चलना है, वो बूढ़ी अम्मा का खीरे देकर अपना कर्ज चुकाना हो, या फिर फारूक अब्दुल्ला का राहुल गांधी जिंदाबाद जिंदाबाद के नारे लगाना, तीनों प्रसंगों की तुलना नहीं हो सकती है। ये 3 प्रसंग मुझे आज भी अगर याद आते हैं, या फिर मैं जब कल्पना करता हूँ, क्योंकि मैंने लिखा है ये तीनों प्रसंग के बारे में, बुक में लिखा हुआ है, विस्तार से लिखा हुआ है, तो अभी भी आके भर आती है। और आपने देखा होगा उस दिन के बाद से भारत की राजनीति चेंज हो गई है। आज बीजेपी या नरेंद्र मोदी सरकार वो नहीं कर सकती जो इससे पहले कर सकती थी।
तो ये कमाल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आपने हमें भी काफी भावुक कर है। दिया। हाँ। और आपने जो भी प्रसंग बताया हम्म। वो सच में भावुक करने में होता है। क्योंकि इसमें हमने तीनों दौर देखे। जी हाँ। बच्ची, हाँ। जो हम बोल सकते हैं कि भारत का नौजवान जो तैयार हो रहा हाँ है, हाँ, नई पीढ़ी तैयार होने वाली। बूढ़ी अम्मा, हाँ। जो कर्जदार है, जी हाँ। कांग्रेस या गांधी परिवार। जी हाँ। उसके बाद में आपने जो कश्मीर का मुद्दा, हम्म। तो कश्मीर का मुद्दा काफी भारत के लिए जी हाँ। एक संवेदनशील। संवेदनशील हाँ। हाँ। मुद्दा रहा है। हम्म। और उस पर काफी राजनीति भी होती है। जी हाँ। उस जगह से हम्म। अगर कोई राहुल गांधी जिंदाबाद जी हाँ। तो काफी प्राउडफुल फील। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि आज भी हमारे देश में भारत पाकिस्तान का अगर क्रिकेट मैच हो हाँ, तो लोग एकदम भावुक हो जाते हैं, उल्लासित हो जाते हैं। हाँ। और उसकी जीत हार हम्म। तय करती है कि हमारे देशवासियों के चेहरे में मुस्कान बढ़ेगी या नहीं। जी जी बिल्कुल। उसी प्रकार से राहुल गांधी के नारे लगाए हम्म। तो जनता को ये तो ध्यान में आया होगा कि हाँ। हमारे पास वाकई में काफी अच्छा लीडर। जी जी। बीजेपी में काफी राहुल गांधी जी को बदनाम करने की कोशिश की जी हाँ। और उनको पप्पू पप्पू करके जी हाँ। काफी कहा। हाँ। तो जैसे आपने किताब लिखी, आपने शुरू में भी हाँ। बताया हाँ। कि मैंने किताब लिखने के पहले उनको स्टडी किया। जी जी। और आपने ये भी बताया कि काफी अच्छे अच्छे यूनिवर्सिटी में हाँ। उनको बाकायदा मार्गदर्शन देने के लिए हाँ। बुलाया जाता है। तो कहीं ना कहीं उनकी सोच, हम्म। उनका तजुर्बा जी। और उनका हम कह सकते हैं अभ्यास हम्म। बोलता है कि वो उस लायक है कि वो इतने बड़े लोगों को, इतनी बड़ी हस्तियों को मार्गदर्शन करे। बिल्कुल। जिस प्रकार से बीजेपी उनकी भूमिका रख रही थी, हम्म। तो ये भारत जोड़ो यात्रा में आपको ऐसा नहीं लगता कि पप्पू से पापा राहुल गांधी का हाँ, बन गए वो। नहीं नहीं, पापा तो पहले से ही थे, लेकिन राहुल गांधी ने अपने आप को खुद वैसा प्रेजेंट नहीं किया या उन्हें वैसा मौका नहीं मिला। हालांकि उन्होंने समय समय पर अपनी प्रतिभा दिखाई है। भट्टा परसों का केस हो या संसद में बिल फाड़ना हो, राहुल गांधी ने अपनी प्रतिभाएं दिखाई है, लेकिन उसे वैसा प्रचार नहीं मिला, वैसा उन्हें मान सम्मान नहीं मिला जैसा मिलना चाहिए था। राहुल गांधी एक्चुअल वो व्यक्ति है, जब भट्टा परसों में जो किसान लोग थे वो आंदोलन पर बैठे हुए थे, भूख हड़ताल पर थे, बहुत सारे लोगों को मार दिया गया था, गोलीबारी हो चुकी थी। सेंट्रल में मनमोहन सिंह की कांग्रेस सरकार ही थी, लेकिन यूपी में मायावती की सरकार थी, बीएसपी की, जो बीजेपी और आरएसएस समर्थित सरकार थी। मायावती दरअसल वो जमीन किसी भी शासकीय कामों के लिए जो जमीन अधिग्रहित करना चाहती थी, उसका जो मुबदला होता है वो बहुत ही कम रुपए दे रहे थे। बराबर। मतलब 50,000 रुपए एकड़ या फिर 1 लाख रुपए एकड़, जबकि वो जमीन करोड़ों की थी। तो उसके विरोध में वहाँ के किसान बैठ गए थे आंदोलन पर, और इसी सीना झपटी में वहाँ गोलीबार भी हुआ था, और गोलीबारी में वहाँ के किसानों की मौत भी हुई थी। और जब राहुल गांधी को ये बात पता चली, वो वहाँ जाना चाहते थे, भट्टा परसों 2 गांव है एक्चुअल, वहाँ जाना चाहते थे, उन्हें रोक दिया गया। तो राहुल गांधी ने सुबह सुबह एक मोटरसाइकिल पर जाके वहां बैठ गया और किसानों की बातें सुनी कि भाई क्या प्रॉब्लम है। तो जब वो किसानों ने अपनी प्रॉब्लम बताई कि हमारा ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो राहुल गांधी ने बोला इसका जिम्मेदार कौन है। तो किसानों ने कहा इसके जिम्मेदार दोनों हैं, सेंट्रल की सरकार भी है और यहाँ के स्टेट की सरकार भी है, मायावती सरकार भी है, मनमोहन सिंह की सरकार भी है। तो राहुल जी ने पूछा कि भाई वो मनमोहन सरकार क्यों जिम्मेदार है। कि मनमोहन सरकार इसलिए जिम्मेदार है कि जो कानून है, जो अमेंडमेंट्स कुछ लाने वाले हैं, जो बिल बनाने वाले हैं, वो स्टेट गवर्नमेंट को फेवर करते हैं।
तो राहुल गांधी जी ने सुनने के बाद में सांत्वना दिया कि इसके बाद ऐसा नहीं होगा। वो जब संसद में गए कुछ दिनों के बाद, संसद में वो बिल पढ़ा उन्होंने, वो बिल उन्होंने फाड़ दिया था, बकवास बिल है। और उस दिन के बाद में उन्होंने नया सजेशन दिया कि अभी जो बिल बनाएंगे या जो कानून बनाएंगे जमीन अधिग्रहण का, वो कानून ऐसा ऐसा होना चाहिए। तो राहुल गांधी की सिफारिश पर जो कानून बना है 2013, लार एक्ट जिसे कहते हैं, लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन रीसेटलमेंट एक्ट 2013, ये जो बना है ना, वो किसानों के लिए और भूमि जिनके पास है, भूमि मालिकों के लिए बहुत अच्छा कानून है। इतना अच्छा कि उन्हें आप बगैर लीगल प्रोसेस किए, जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं आता, आप वो जमीन अधिग्रहित नहीं कर सकते। उसका मुआवजा देना है तो 50 एकड़ के अंदर डबल रूप से रकम देना पड़ेगा, 50 एकड़ के ऊपर 4 गुना रकम देनी पड़ेगी। उसके बाद में उसी जगह के समकक्ष दूसरी जमीन देना पड़ेगा या उनका पुनर्वसन भी करना पड़ेगा, ऐसा उसका एक्ट का प्रावधान है। तो इस लार एक्ट की वजह से बहुत सारे किसानों की जमीनें जो जाती थी वो बच गई, और पूर्व लक्षित परिणाम के अनुसार जो बैक डेट में जो जमीनें अधिग्रहित किया उस पर भी ये प्रभाव से लागू होता था। इतना अच्छा लार एक्ट कानून बनाया। ये राहुल गांधी की सोच समझ है, बुद्धिमत्ता है। पापा तो वो पहले से ही बने हुए हैं। ये तो अभी 2022 में जब भारत जोड़ो यात्रा शुरू हुई तो लोगों को लगा ये व्यक्ति अलग है, क्योंकि लोगों ने देखा ही नहीं कि राहुल गांधी ऐसा है। एक्चुअल राहुल गांधी क्या है किसी को पता ही नहीं। यहाँ तो उनके माँ सोनिया गांधी समझ सकते थे राहुल गांधी कौन है क्या है, या उसकी बहन प्रियंका गांधी। राजीव गांधी जी तो बहुत समय पहले ही गुजर चुके थे, उन्हें भी पता था कि हमारा लड़का कैसा है। लेकिन जो राहुल गांधी के साथ रहते थे उन्हें पता था कि राहुल गांधी क्या है, राहुल गांधी भविष्य में क्या बनने वाले हैं, ये उन्हें पता था। माधवराव सिंधिया, जतिन पटेल, जतिन प्रसाद, ये उनके क्लासमेट या फिर हम उम्र के फ्रेंड्स मित्र थे। सचिन पायलट भी उनके हम उम्र है, उन्हें पता है। तो उसमें से माधवराव सिंधिया और जतिन प्रसाद को अपना भविष्य सुरक्षित नजर नहीं आया, इसलिए वो बीजेपी में शामिल हो गए। डरा धमका के लिया कर लिया या कुछ, वो पता नहीं सकते, लेकिन उन्हें पता था। उनके जो गुरु है राहुल गांधी के, सैन पित्रोदा, जो ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष है, और वो राजीव गांधी के मित्र और सलाहकार भी थे, उन्हें पता था कि राहुल गांधी क्या है। जब सोनिया गांधी ने राजनीति छोड़ दिया था राजीव गांधी की मृत्यु के बाद, उन्होंने अपने बच्चों को राजनीति से दूर रखने के लिए स्कूल तक नहीं भेजा उस समय। उसी सोनिया गांधी ने 2004 में देश की हालत जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय हुई थी, वो भी कोई अच्छा अध्याय नहीं है, काला पन्ना है वो भी 6 साल का अटल बिहारी वाजपेयी ने, क्योंकि उसी समय में प्राइवेटीकरण की शुरुआत हुई थी और उसी समय में पेंशन योजना भी बंद हो चुकी थी, उसी समय में महंगाई की दर भी बढ़ती गई। तो उसके विरुद्ध में सोनिया गांधी ने अपनी टूटी फूटी हिंदी से पूरे देश में भ्रमण किया और एक नई सत्ता फिर से लाई, और मनमोहन सिंह सरकार स्थापित हुई 10 साल। वो सिर्फ सोनिया गांधी जानते थे कि राहुल गांधी क्या है, लेकिन मनमोहन सिंह सरकार भी बहुत अच्छी सरकार थी, लेकिन वो उदारीकरण की नीति की वजह से बहुत सारे लॉस भी हुए। यानी लोगों ने पहचाना नहीं है कि मनमोहन सिंह की सरकार जनता के फेवर की है। मनमोहन सिंह की सरकार एक्चुअल जनता के हितों के रक्षा के लिए बनी थी। आरटीए एक्ट मनमोहन सिंह ने लाया सोनिया गांधी जी कहने पर, आरटीआई एक्ट मनमोहन सिंह ने लाया सोनिया गांधी जी कहने पर। राइट टू फूड, भोजन का अधिकार, वो सोनिया गांधी के कहने पर मनमोहन सिंह ही लेकर आए। तो ये जो अधिकार है, जो कायदे कानून लाए, वो मनमोहन सिंह ने सोनिया गांधी के कहने पर लाए थे। और उसी सोनिया गांधी के पुत्र ने भूमि मालिक जो किसान है गरीब, उनके लिए वो लार एक्ट लाने की तरफ थी। वो कहते हैं ना पूत के पाँव पालने में दिखते हैं, तो उसी समय में राहुल गांधी के दिखे 2004 में सांसद बने, और 2011, 12 और 13 ये उनके लार एक्ट का जो ये है। और फिर जब भारत में 2014 में नरेंद्र मोदी सरकार आई, जो राहुल गांधी को बदनाम करने की जो प्रोसेस थी, वो उसी समय नरेंद्र मोदी ने ठहरा लिया, या बीजेपी या आरएसएस के लोगों ने कहा कि राहुल गांधी को बदनाम करना पड़ेगा।
तो जाके हमारी सरकार चलेगी। राहुल गांधी को बदनाम किए बिना हमारी सरकार नहीं टिक सकती 5 साल में। तो 2014 से ही राहुल गांधी को बदनाम करना शुरू कर दिया, जबकि राहुल गांधी केवल सांसद थे, उनको वो यानी मनमोहन सरकार में मंत्री भी नहीं थे, फिर भी उन्हें बदनाम किया गया सबसे ज्यादा कांग्रेस में। लेकिन राहुल गांधी ने पलट कर जवाब नहीं दिया, कोई क्रॉस नहीं किया। कैसे करते? पूरी मीडिया नरेंद्र मोदी की सरकार के हाथ में थी, राहुल गांधी को सुनने वाला कौन था? और वैसे भी राहुल गांधी पलट कर जवाब नहीं देते हैं। तो बदनामी का सिलसिला जो चालू हुआ वो पप्पू, फिर आलू से सोना, मंदबुद्धि, इस टाइप के खानदानी रहे, शहजादा, दाढ़ी वाले बाबा, सद्दाम हुसैन से तुलना करना। लेकिन सद्दाम हुसैन उसके देश का देशभक्त है, ये इन्हें थोड़ी पता है। वो सद्दाम हुसैन से तुलना करना भी मैंने सम्मानजनक ही है राहुल गांधी के लिए, क्योंकि सद्दाम हुसैन भी देशभक्त था उसके राज्य के लिए, अफगानिस्तान के लिए। ऐसे बदनामी करते करते करते, लेकिन जब 2014 से 19 आ गया और 19 के बाद में जब कोरोना का आगमन हो रहा था, तब राहुल गांधी ने जो चेताया लोगों को कोरोना आने वाला है, उस समय में राहुल गांधी की बुद्धिमत्ता फिर से दिखी, फिर से लोगों के ध्यान में। राहुल गांधी ने जो जो कहा, नोटों का अवमूल्यन, मोनेटाइजेशन, जीएसटी, गलत जीएसटी जो प्रकार है, या फिर कोरोना में किए गए कार्य नरेंद्र मोदी सरकार के, राहुल गांधी ने पहले ही आगाह किया था, इन्होंने नहीं माना। आज राहुल गांधी की हर वो बात सच होती है। आज जब देख रहे हैं ना, तो लोग बोल रहे हैं कि आज राहुल गांधी वाकई में पप्पा बने, जबकि वो पहले से ही पप्पा थे। ये परिस्थिति और समय का चक्र है विनोद जी, इंसान को आप छुपा नहीं सकते। तो आपने जो ये भारत जोड़ो यात्रा हाँ जो बारिशों की चर्चा की, हाँ हाँ तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि जैसे इससे वो अवेलेबल है, वो ले सके, पढ़ सके, हाँ हाँ क्योंकि किताब बहुत बड़ी है, जी हाँ, 400 पेज की। भी बहुत बड़े है, तो उतना तो हम हमारे चैनल पे हाँ हाँ डिटेल में नहीं दे पाएंगे। हाँ तो जैसा से हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं जी हाँ कि किताब है जी हाँ जो आपने कहा कि आने वाले बारिशों की दो चार जी हाँ जी और हमारे को देखने वाले चैनल के व्यूअर्स को जी कुछ डिस्काउंट भी आप ऑफर कर दीजिएगा। जी हाँ जी हाँ बिल्कुल। नहीं विनोद जी, कैसा हो गया डिस्काउंट की बात, आप ऑलरेडी आपको समझ लीजिए अमेजॉन फ्लिपकार्ट से डिस्काउंट ऑलरेडी है, जो 30% से 40% के बीच में लगभग आती है। 500 रुपये उसकी कीमत है, 400 के लगभग आती है उसको। अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर आप, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा अमेजॉन के और फ्लिपकार्ट के, या फिर डायरेक्ट मेरे मोबाइल पर या मेरे वेबसाइट पर या फिर मेरे ईमेल पर आप संपर्क कर सकते हैं, किताब मिल जाएगी। लेकिन मैं कुछ और कहना चाहता हूँ, क्योंकि उस किताब के बारे में आपको बताना जरूरी है, उसमें क्या है, किताब का सार क्या है, वो भी जरूरी है। क्योंकि ये जो किताब है ना विनोद जी, ये भारत में राहुल गांधी और भारत जोड़ो यात्रा पर लिखी गई किताब, सबसे पहली किताब है, पूरे देश की पहली किताब है भारत जोड़ो यात्रा पर लिखी हुई। और उस दिन शुरू हुई जिस दिन भारत जोड़ो यात्रा का आगाज हुआ था। राहुल गांधी का पहला कदम पढ़ते से पहला शब्द लिखा गया था, और जिस दिन उनकी यात्रा खत्म हुई 30 जनवरी 2023 को, वो उस दिन आखिरी चैप्टर भी उसी दिन हुआ। और जहां जहां राहुल गांधी के प्रसंग आए वो सब उसमें आए हुए, लेकिन उसमें राहुल गांधी की तकलीफ, राहुल गांधी का संघर्ष और राहुल गांधी को क्या क्या झेलना पड़ा, वो उससे रिलेटेड भी बातें जानने का मौका है। जैसे मीडिया का जो बायकाट है, राहुल गांधी का पूरा मीडिया ने बायकाट कर दिया भारत जोड़ो यात्रा का, इससे पहले के सभी कार्यों का। वैसा ही बायकाट बाबा साहब अम्बेडकर का भी किया गया था। इवन बाबा साहब अम्बेडकर ने जब अपना मूकनायक पत्र निकाला था, पेपर निकाला, तो उसकी पूर्ण राशि भरी थी उन्होंने ऐड के लिए, विज्ञापन के लिए। केसरी और मराठा में जो लोकमान्य तिलक चलाते थे, पूरी राशि भरने के बावजूद उनकी ऐड नहीं दिखाई गई। यहाँ भी वैसे ही हुआ राहुल गांधी के साथ। पूरे मीडिया ने जैसे उस समय में बाबा साहब का बायकाट किया था, दूसरे किसी पेपर में बाबा साहब के लेख नहीं आते थे, आर्टिकल्स नहीं आते थे, विचार नहीं आते थे, भाषण नहीं आते थे, राहुल गांधी के साथ में आज वैसे ही हो रहा था। तो मीडिया वर्सेस राहुल गांधी और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, ये प्रकरण उसमें प्रमुखता से आया हुआ है। जब राहुल गांधी महाराष्ट्र में आए,
सावरकर का एक मुद्दा उछला था, बड़ा हो हल्ला मचाया। महाविकास आघाड़ी में रहते समय में शिवसेना ने भी उसका विरोध किया। सावरकर पर और राहुल गांधी ने बोलना नहीं चाहिए था। लेकिन इस दुनिया में सावरकर पर बोलने का अधिकार गांधी ही रखते हैं, ये वो उन्हें पता नहीं है। जितना सावरकर के बारे में गांधी परिवार बोल सकता है, वो बोलते नहीं है, बोला नहीं है। राहुल गांधी अब बोल रहे हैं, लेकिन बीच के समय में आपने देखा नहीं बोला है। महात्मा गांधी की हत्या में शामिल लोगों की लिस्ट आप देखेंगे तो उसमें सावरकर भी आते हैं। सावरकर ही वही व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदू महासभा के रूप में हिंदुत्व के बीच रोप दिए, जिसका परिणाम आज मिल रहा है। ठीक है ना। सावरकर भी वही व्यक्ति थे जिन्होंने बाबा साहब का विरोध किया था, बार बार विरोध किया था। तो सावरकर के बारे में अगर राहुल गांधी ने अगर कुछ कहा है, उसके विरोध में पूरा महाराष्ट्र उग्र हो रहा था, तो मुझे ऐसा लगता था कि सावरकर के बारे में बाबा साहब के विचार जानना चाहिए। तो बाबा साहब का भी सावरकर के बारे में विचार, एक चैप्टर है उसमें, बाबा साहब ने सावरकर के बारे में क्या कहा था, वो भी पढ़ने लायक है। सावरकर की द्विराष्ट्रीय प्रणाली और हिंदुत्व राष्ट्र की प्रणाली कितनी घातक है देश के लिए, तो बाबा साहब उस समय लिख कर गए थे। मुझे ये बाबा साहब का बुक है, राहुल गांधी के नाम पर लिखा गया, बाबा साहब की प्रसंग है, ऐसा मुझे 50% बाबा साहब लिखेंगे। बाबा साहब और महात्मा गांधी और कांग्रेस के बीच में जो जहर था, जो झगड़ा था, या फिर बाबा साहब कैसे राजनीति में सर्वे सर्वा बन गया, संविधान कैसे लिखा गया, इसके बारे में बाबा साहब की जो कार्य प्रणाली है, उसके बारे में जो गलत जानकारी दी जाती है ना, जो गलत जानकारी है, जो भ्रम फैला के रखा है, वो पूरा उसमें लिया गया है। दलित राजनीति के 4 चैप्टर है। दलित कहाँ कम पढ़ रहा है या हुक्मरान बनने की चाहत में अपने समाज को खुद कैसे खत्म कर रहा है, आप उसमें पढ़ना चाहिए। और इन सब के लिए राहुल गांधी उपाय के रूप में उभरे हैं, राहुल गांधी रहम के रूप में आए हुए, राहुल गांधी मरहम के रूप में आए हुए। राहुल गांधी के साथ में दलित समाज भविष्य बना सकता है। जैसे कांग्रेस के समय में, कांग्रेस का विरोध करते समय ही, कांग्रेस की वजह से ही बाबा साहब का भविष्य बना। संविधान निर्माता कांग्रेस की वजह से बने हैं। संविधान लिखने का जिम्मा कांग्रेस ने दिया है बाबा साहब अम्बेडकर को, और बाबा साहब ने हर वो चीज अमेंडमेंट की है संविधान में, जो लिखा है वो कांग्रेस ने अमेंडमेंट किया है, इम्प्लीमेशन उन्होंने किया है। वैसे ही आज की कंडीशन में दलित समाज का कोई नेता न होने की वजह से दलित समाज राहुल गांधी के सहारे कैसा अपनी उन्नति कर सकते हैं, किताब में दर्ज है। बीजेपी, आरएसएस, हिंदू महासभा, इस टाइप के संगठनों से देश को कैसे बचाए, ये भी सविस्तार लिखा हुआ है। राहुल गांधी की पूरी काबिलियत, पूरी कैपेसिटी, राहुल गांधी की पूरी बुद्धिमत्ता किस प्रकार से भारत देश के लिए उपयोगी होने वाले, वो भी लिखा है। ये किताब पढ़ने लायक किताब है, जतन करने लायक है, और इस किताब को रेफरेंस बुक के रूप में भी देखा जाना चाहिए। क्योंकि राहुल गांधी को लिखने के लिए मुझे राहुल गांधी को पढ़ने के साथ साथ मुझे बाबा साहब को पढ़ना पड़ा। बाबा साहब की किताबें पढ़ी है मैंने, लेकिन वो किताबें पढ़ी है जो आजकल बुक स्टॉल में आती है, जो मनुवादी संस्कृति के लेखक द्वारा लिखी जाती है, बेसिर पैर की बातें लिखी जाती है, जिसमें झूठा इतिहास दिखाया जाता है। बाबा साहब का ओरिजिनल इतिहास उनके खंड में है, उनके ही द्वारा लिखे गए राइटिंग एंड स्पीचेस, जो शासकीय गवर्नमेंट प्रिंटिंग में मिलते हैं, बाकी जगह नहीं मिलते। और बाकी बुक स्टॉल वाले वो खंड रखते नहीं है। क्यों? क्योंकि उसमें मार्जिन नहीं है, 10%, 5% मिलता है। और इधर की जो बुक स्टॉल में जो बुक आते हैं वो 50%, 60%, 70%, 80% तक मार्जिन है। तो वो जाहिर है कि वो लोग बाबा साहब का ओरिजिनल खंड नहीं बेच रहे हैं, और जो जानकारी हमारे लोगों तक पहुंच रही है वो एक्चुअल झूठी जानकारी के रूप में है, ऐसा मुझे लगता है। आपको ओरिजिनल बाबा साहब पढ़ना है तो खंड ही पढ़ना पड़ा, और राहुल गांधी की वजह से मुझे पढ़ना पड़ा, क्योंकि रेफरेंस देना था मुझे। सावरकर का अगर रेफरेंस निकलता है तो बाबा साहब को ही देना पड़ेगा मुझे, बाकी किसी पर कोई भरोसा नहीं है, ऐसा है। तो ये बुक एक रेफरेंस बुक भी मानी जानी चाहिए। और इसके बाद में जो दूसरी बुक है वो भी लिखना चालू है मेरा, अभी 1-2 महीने में आ जाएंगे वो बुक, भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। वो अलग टाइप की बुक होंगी, वो भी राहुल गांधी की होंगी, वो भी कांग्रेस परिवार की होगी, गांधी परिवार की होगी, लेकिन उसमें बाबा साहब रहेंगे ही रहेंगे।
बाबा साहब आम्बेडकर को आप कांग्रेस से दूर कर ही नहीं सकते। जहाँ कांग्रेस का उल्लेख आएगा वहाँ बाबा साहब हाजिर हो जाएंगे, जहाँ बाबा साहब का उल्लेख आएगा वहाँ कांग्रेस हाजिर हो जाएंगे, जहाँ गांधी का उल्लेख होगा वहाँ अम्बेडकर का उल्लेख होगा, जहाँ अम्बेडकर का उल्लेख होगा वहाँ गांधी का होगा, क्योंकि दोनों ही कंडीशन एक दूसरे के पूरक है। एक दूसरे के अलावा इनका अस्तित्व आप मान ही नहीं सकते। तो ये दूसरी बुक में आएगा। और उसमें कुछ जो अभी चंद्रचूड़ जो सीजेआई है, चीफ जस्टिस, कुछ डिसीजन जो है वो भी दूसरी बुक में आने वाले, जस्ट 1-2 महीने में होगा। तो काफी विस्तृत से आपने इसकी जानकारी और आपने काफी मेहनत की है। हाँ, आपको इस किताब लिखने के लिए हमारे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। और हम आशा करते हैं कि काफी लोगों तक हर घर तक वो किताब पहुंचे। जी हाँ जी, हम कोशिश करेंगे कि उस किताब का ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार किया जाए। जी, और जनता से हम अपील करेंगे कि अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे जाके या फिर राजनीति का या फिर मोबाइल नंबर आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, आप उनसे संपर्क करके किताब को मंगा सकते हैं। और काफी रोमांचिक और काफी प्रसंगों से भरी ये भारत जोड़ो यात्रा, जिसका टाइटल है भारत की पहुंचा, आपने देखा तो पढ़ना चाहिए। और राहुल की क्या है और आने वाले भारत के लिए एक सच्चा नेतृत्व कौन कर सकता है, ये आप पढ़ लिखकर समझ सकते हैं। तो धन्यवाद। धन्यवाद मनोज जी। और एक और महत्व की बात बताना चाहता हूँ कि ये मेरे लिए बहुत फक्र की बात है, गर्व की बात है, अभिमान की बात है, स्वाभिमान करने वाली बात है कि राहुल गांधी पर उनकी भारत जोड़ो यात्रा पर पहली किताब लिखने का भी बहुमान मुझे ही है, भारत जोड़ो पूरे प्रदेश में। अभी जो दूसरी बुक आएंगी भारत जोड़ो यात्रा पर ही, किसी एक विषय पर और एक ही व्यक्ति पर और पीठ पीछे लगातार जो बुक लिखने का बहुमान है वो भी मुझे ही मिलने वाला है, क्योंकि दूसरी बुक अभी जस्ट 1-2 महीने में ही आ जाएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर। तो ये किताब लेकर मैं राहुल गांधी जी से जरूर मिलूंगा। पिछली बार से 4 सेकंड बात हुई थी, इस बार उनसे मिलने कर मुझे उनका आधे घंटे का इंटरव्यू लेना है हमारे ही चैनल पर। आप भी साथ में रहेंगे, हमारा सेटअप पूरा साथ में रहेगा। और डेफिनेटली राहुल गांधी जी को मैं दोनों ही बुक पर्सनल उनके हाथ में देने के बाद राहुल गांधी जी एक जादू की चप्पी मुझे भी देंगे, समझेगा। धन्यवाद, जय हिंद।